ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ CU पंजाब रेडियो 89.6 FM ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ CU ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ 89.6 FM ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਜਨਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ CUP RDF ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ICC ਦੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਬਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? रूबल जी, मैंने अपना मास्टर्स और PhD जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से करा है जी। उसके बाद मैं बनस्थली विद्यापीठ में एज अ फैकल्टी, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 1.5 साल काम करा है जी। ये यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर औरतों के लिए है, विमेन यूनिवर्सिटी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको पता ही है कि विमेन के लिए मतलब प्रेशर्स होते हैं, तो मेरी मैरिज हो गई जी। और मेरे हस्बैंड एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं, तो मैं उनके साथ फिर मैं शिलांग चली गई जी। जहाँ पे कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पे काम करा एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिज़िक्स जी। उसके बाद हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। तो कुछ साल तो मैंने एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है शादान इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, वहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स इस्टेब्लिश किया जी। और वहाँ पे मैंने एज हेड एंड फैकल्टी, ये एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ, और काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद। हाँ जी। तो उसके बाद मेरा, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग का ज़्यादा काम था, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था रिसर्च में, तो मैंने एज साइंटिस्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट किया जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीज़ेस। बहुत ही डिफरेंट तरीके का इंस्टीट्यूशन है जहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस किया जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसका मतलब कि जो DNA के लेवल पे वहाँ पे काम होता है। और उसके बाद मैंने 7 साल वहाँ काम किया एज हेड ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिवीजन। बाद में एक बारी एक ऐड देख के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए फैकल्टी बुलाई गई थी। उस वक्त वाइस चांसलर थे हमारे बहुत ही मानयोग प्रोफेसर जयरूप सिंह जी। वो इसी सब्जेक्ट के हैं जी। तो मैं तो जस्ट ऐसे ही आ गई थी कि चलो देखती हूँ, एक अपॉर्चुनिटी के लिए जस्ट एक ट्राई कर ले। साडी यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी थे। हाँ जी। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो सर काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि वो एक थोड़े सीनियर, क्योंकि मेरा अब थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया था थोड़े सालों का, तो वो चाहते थे कि कोई सीनियर बंदा जो मतलब एटलीस्ट बीच वाले सीनियरिटी लेवल का हो जी। और वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एस्टैब्लिश करे। IISc जो बेंगलोर में है, काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट है इंडिया में साइंस के लेवल का, तो वहाँ से एक्सपर्ट्स थे, एम्स दिल्ली से थे और भी बहुत सारे थे। तो उस वक्त जो पेपर्स पब्लिश थे, मतलब जो हम रिसर्च करते थे, मेरे पास कोई 60 पेपर थे जी। तो सर ने मुझे कहा कि आप आके यहाँ ज्वाइन कर लो जी। तो मैंने एक एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया। केड़ा साल से मैडम? ये 2014 की बात है। 2014 की। हाँ जी रूबल। 2014 तो हुन तक की यात्रा। मैं अभी यहीं पे हूँ तब से। 2014 से मैंने काम शुरू करा। सबसे पहला मेरा काम था, क्योंकि उन्होंने मुझे हेड भी बना दिया उस डिपार्टमेंट का, और 2015 में हमने पहला बैच जो MSc का है वो हमने पढ़ाना शुरू करा। उस वक्त हम 2 ही फैकल्टी मेंबर्स थे जी। हम लोग सारा पढ़ाते भी थे, डिपार्टमेंट भी हमने एस्टैब्लिश किया जी। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे उस वक्त फाउंडर वाइस चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के, जयरूप सिंह जी, उनका वो काफ़ी विजनरी हैं और उनका ये था कि मतलब आप कुछ पूछें तो वो इमिडिएटली उसको फैसिलिटेट कर देते थे।
तो वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि हमने बहुत जल्दी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करा। उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई शुरू करा और मैं कैस में प्रोफेसर बनी 2017 में। प्रोफेसर बन गए ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ 2017 ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? आज हमारा डिपार्टमेंट एक वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी में है। हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशंस आती हैं जी। बच्चे इस कोर्स को, क्योंकि हम 2 मास्टर प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, 2 पीजी प्रोग्राम। जी जी। ग्रेजुएशन तो बाद 2 डिग्रियां। 2 डिग्रियां, एक तो एमएससी इन ह्यूमन जेनेटिक्स जी। एंड एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जी। और ऐसे ही पीएचडी इन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड पीएचडी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन। तो कई सालों के बाद जब हमने एक फिस्ट ग्रांट होती है जी। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देती है जी। वो हमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ की ग्रांट हमने अप्लाई करी। उसका मेन ये होता है मकसद कि हम लोग अपने डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट लेवल ग्रांट होती है जी। हम इक्विपमेंट जो कि हाई लेवल हाई एंड और मशीना हाँ और मशीना खरीदी हमने, और वो मशीना हमें काफ़ी मदद कर रही हैं रिसर्च करने में। कितना दी रिसर्च मैडम ਤੁਹਾਡੇ डिपार्टमेंट? हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ पे करते हैं। उसका मतलब जो कि कोई डिफेक्ट किसी के जीन में हो। जीन जो है आप समझिए हमारा एक ब्लूप्रिंट है जो हमें पेरेंट्स की तरफ से आता है। 2 जीन्स आते हैं एक चीज़ के लिए, से फॉर एग्जांपल अगर आपका कलर है, कलर आपका या तो मतलब वीटिश कॉम्प्लेक्शन है या आप बहुत फेयर हैं, तो इस तरीके के कणकवन्ना रंग किया जाता है पंजाबी में, कणकवन्ना रंग। जी जी। तो ऐसा वाला मतलब, इसके अलावा जो मेनली हमारा काम है वो है कि डिजीजेस जो इन जीन्स के में प्रॉब्लम्स के कारण होती हैं, जैसे कैंसर है, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। मैडम ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ आम लोगों का की प्रभाव आता है? देखिए रोबिल जी, पहले जो है हम कुछ नए मार्कर्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन की जी। साउथ इंडियंस में हो सकता है अलग जीन्स में प्रॉब्लम हो जी। नॉर्थ इंडिया में हो सकता है अलग जीन्स में प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो मालवा रीजन है ये आपको पता है काफ़ी हाईलाइट में रहा है शुरू से कुछ बीमारियों को लेके। तो हमारा ये फोकस है कि क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करें जैसे जीन्स के लेवल पे, जिससे कि ये जो बीमारियां हैं थोड़ा शुरू में पकड़ में आए। बहुत बढ़िया मैडम। तो क्लिनिशियंस को भी हम साथ लेते हैं, जैसा हमारा कोलैबोरेशन है एम्स बठिंडा के साथ है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ है, आदेश यूनिवर्सिटी के साथ है, और जो भी यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हैं। हमारा एक्चुअली उसमें ये मोटिव है कि भाई हम लोग लोकल पॉपुलेशन के सैंपल्स ले लें और उनको एनालाइज करें और किस तरीके से हम उनको मदद कर सकते हैं डिटेक्शन में। कई बार बहुत सारे बच्चों की बीमारियां, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो ऑल इंडिया लेवल में एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि बच्चों में बड़ी दुर्लभ बीमारियां होती हैं जिसको कि हम कहते हैं रेयर पीडियाट्रिक जेनेटिक डिसीजेस। तो इसमें इंडिया में 16 सेंटर काम कर रहे हैं जी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है पंजाब से इसका मेन सेंटर है जी, और जो कि मैं देखती हूँ, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बहुत सारी बच्चों में बीमारियां हैं जिनका नाम ही नहीं पता जी, तो उनको हम देखें कि भाई जीन्स के लेवल पे इनका क्या प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है सैंपल्स कलेक्ट करना, और उसका जो कि कौन से बच्चे हमने लेने हैं। कुछ जो दुर्लभ बीमारियां हैं जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या सिकल सेल एनीमिया है, वो लोगों को ऑलरेडी क्लिनिशियंस को भी पता है, पर ऐसी बहुत सी बीमारियां सामने आ रही हैं जब हम सैंपल्स ले रहे हैं। मेन हमारा नोडल सेंटर जो है वो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन हैदराबाद, काफ़ी बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है
जहाँ पे कि हम इनका एनालिसिस करवाते हैं। मतलब जो बड़ी सी मशीन इसमें यूज़ होती है वो हमारे पास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो सभी जो ये 16-17 सेंटर है ये अपने सैंपल वहाँ भेजते हैं। मगर जो भी क्लिनिकल डिटेल्स हैं कि बच्चों में क्लिनिकली क्या प्रॉब्लम है, कैसे दिखते हैं वो, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे लोकल क्लिनिशियंस जो यहाँ के हैं वो मदद करते हैं। वो ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ हाँ हैं डाटा जी, देने ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी जी। तो उसके बाद वो हम सैंपल्स में देखते हैं, जो वो डेटा देते हैं वो हमें रॉ डेटा देते हैं। हमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि बहुत एक पेशेंट का डेटा काफ़ी वॉल्यूमिनस होता है जी। उसको एनालाइज करके उसको फिल्टर आउट करके हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या जीन हो सकता है जो इन्वॉल्व है। काफ़ी सारे टूल्स यूज हो सकते हैं जो कि मतलब ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਇੰਸ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। जी जी। ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? सर जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है ये हमेशा से इसका फोकस रहा है रिसर्च। जी। 3 वाइस चांसलर आए हैं अब तक, सबका जो मेन था कि रिसर्च, और वो वैसा रिसर्च जिसका सोसाइटल इम्पैक्ट हो। जी। तो हमारा जो काम है, जब भी फंडिंग, देखिए रिसर्च के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है जी। वो पैसा हमें मिलता है जब हम एक प्रोजेक्ट लिखते हैं और अलग अलग संस्थाओं के पास जाते हैं कि भाई हमें इसके लिए फंडिंग चाहिए। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ICMR ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया। जी जी। तो उसका जो पूरा एक प्रोसेस है जी। जो कि फैकल्टी सबमिट करती है और वो सारा जो प्रोसेस है, उसके बाद फंडिंग एजेंसी तक जाना, यूनिवर्सिटी से एंडोर्समेंट लेना, वो सारा काम जो है मेरा सेक्शन करता है। जी। उसके अलावा हम लोग जो नए फैकल्टी आते हैं उनको एक थोड़ा अमाउंट देते हैं शुरू में ताकि वो अपना काम कर सकते हैं। वो रिसर्च सीड मनी करने। हाँ जी हाँ जी जी जी, रिसर्च सीड मनी। तो उसका एक मतलब ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है हमारी यूनिवर्सिटी में। उसका पर्पज़ ये है कि जब बंदा नई जगह पे आया है तो उसका ना एक टाइम लगता है सेटल होने में, साल भर तो लगता है एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने में। तो तब तक उनको थोड़ा सा एक सपोर्ट देने के लिए ये थोड़ा पैसा दिया जाता है। तो ये पैसा किसको दें, कैसे ना दें, कैसे दें, ये भी मेरा सेक्शन देखता है। मैडम एक ना आम ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। देखिए रूबल जी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कई तरह की होती हैं। जी। एक यूनिवर्सिटी होती है जो सिर्फ पढ़ाने के लिए होती है। जी। एक यूनिवर्सिटी होती है जो पढ़ाने के लिए भी है और रिसर्च करने के लिए भी है। और हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली जो भी फैकल्टी है काफ़ी मतलब स्ट्रिंजेंट प्रोसेस से उनको एम्प्लॉय किया जाता है, तो उनको उनकी ग्रोथ जो है जी वो रिसर्च के थ्रू काफ़ी होती है। जी। जैसे मतलब आप अपने प्रोफाइल में ये सब चीज़ें ऐड करते हैं और आप अपना सोसाइटल कनेक्ट बनाते हैं जी। और आपका जो वर्ल्ड एक मैप है उस पर भी आपका नाम आ जाता है। क्योंकि मुझे पता है हमारी यूनिवर्सिटी से काफ़ी पेपर्स जो हैं वो वर्ल्ड लेवल जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। बड़े जर्नल्स, बड़े साइंटिस्टों के जर्नल से छपते हैं। हाँ जी। तो उससे हमारी यूनिवर्सिटी का भी एक नाम आता है जी। क्योंकि एफिलिएशन कहाँ से हमने ये काम किया, हम कौन है, हम किस ਸੈਂਟਰਲ लेबोरेटरी। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी 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 रूबल जी, ये बिल्कुल सच है। और इसमें ये है कि जब हम एज अ टीचर, ये हमारे टीचिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं अपना शोध करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस सब्जेक्ट पे। वो सब्जेक्ट हमारी पढ़ाने का भी सब्जेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें हमें करंटली क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो हम अपना टीचिंग लेवल भी हमारा उससे बढ़ जाता है। जी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो नई इन्फॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट में वो भी मिल जाती है। वाह, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ जी। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। हाँ जी, पेटेंट होता है कि यहाँ पे लोग जो हैं ऐसा रिसर्च करते हैं जिससे कि जो उनके नाम हो जाता है। तो उसका एक प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ एक IPR सेल है वो उनको हेल्प करता है।
और उनके पेटेंट रजिस्टर होते हैं, वो इवेलुएट होते हैं, अगर वो अलॉट हो जाते हैं, उसका जो भी आउटपुट होता है उसको आप कमर्शलाइजेशन लेवल पे ले जा सकते हैं जी। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का जरिया है कि आपका पेटेंट है, आपने कुछ नई चीज़ खोज की है, तो उसका क्या आप कुछ जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो, तो आप किसी इंडस्ट्री से कनेक्ट करके जी, तो जो आपको इसमें हेल्प करता है। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਲਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ PhD MSc PhD ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਲਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ 20 25 30 40 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? बिल्कुल सही रूबल जी। उनको एक्चुअली वो लोग अप्लाई करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, उनका जब PhD हो जाता है यहाँ से, कई स्टूडेंट्स का काफ़ी मन होता है कि इसको और ऊंचे लेवल पे ले जाएं। जी। आपको पता है कि कुछ विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल की हैं, जिनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਮੈਡਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ 10 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ गए हुए हैं। हाँ जी, जैसे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेती हूँ। फॉर एग्जांपल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए हैं बच्चे। जॉन हॉपकिंस का आपने नाम सुना है? हेल्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ जॉन हॉपकिंस बहुत ही बड़ा संस्थान। ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे ऐसे ही उठ के चले जाते हैं जी। बच्चों को बहुत परखा जाता है पहले। साढ़े इत्थे हाँ जी, वो लोग परखते हैं जी। उनके बहुत सारे राउंड्स इंटरव्यू, पहले तो वो अप्लाई करते हैं जी, और अगर उनका जो PhD का काम है उसकी समरी वो भेजते हैं उनको। अगर तो जो वहाँ पे रिसर्चर है या साइंटिस्ट है, अगर उसको लगता है कि ये बच्चा मेरे यहाँ और हाई लेवल मेरी रिसर्च को ले जा सकता है, इसका एक्सपीरियंस वैसा है जी, तो वो लोग काफ़ी राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो जाते हैं। पहले तो इंडिविजुअल, फिर वहाँ पूरी टीम बैठती है, और अगर तो बच्चा उस पर खरा उतरता है जी, तो ही उनको सेलेक्ट करते हैं, और एक बार वो सेलेक्ट हो जाए तो बाकी सारा खर्चा वो लोग उठाते हैं। पर मैडम, उस लेवल तक बच्चे ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MSc ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, PhD ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ घंटे लैब से काम करते हैं? बच्चों का लैब में काम करने का कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं हमारे बच्चे। इवन जो बच्चे सुबह 8 बजे भी आ जाते हैं, 7 बजे भी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत लंबे चलते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे आ जाते हैं, यहीं हो रहते हैं तब तक। तो टू बी वेरी फ्रैंक समझिए 24/7 वो काम ही कर रहे होते हैं। हॉस्टल जाके भी फिर वो लिटरेचर पे काम करते हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स पे काम करते हैं। काफ़ी ग्रिलिंग होती है, क्योंकि जब तक आप बच्चे को ये ग्रिलिंग दे के आप उसको तैयार ना करो, सभी बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता बाहर। तो बच्चे को तैयार करना पड़ता है जी। सभी बच्चे जो हैं उसमें भी जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, मगर मैंने ये भी देखा कि कुछ बच्चे जो बड़े रॉ आते हैं हमारे पास, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे मैं एक नाम ले रही थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वो लड़का एक फार्मर का बच्चा है, किसान का बेटा जी। और वो लड़का जो है, जब उसने MSc भी यहीं से की थी, अच्छा जी, वो मुझे लगता था रूबल ये कहाँ पहुंचेगा, इसका तो एक्सपोजर ही नहीं। बड़ा मुश्किल लगता है जब नवा बच्चा आया। जी जी जी। मगर उस बच्चे ने, जैसे देखिए एनवायरनमेंट रहना जरूरी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब दे विच रिसर्चर एनवायरनमेंट काबिले तारीफ है जी जी। और उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी। उसने अपने लिए यहाँ पे जो हम कहते हैं ना जूनियर रिसर्च फेलोशिप जी, वो अर्न करी जी। और उसके बाद उसने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं जी, उसमें एक नई चीज़ उसने खोजी कि भाई ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो कैसे उसके जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रोक में। तो काफ़ी अच्छा, उसके अच्छे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। और आज जब मैं उस बच्चे से मिलती हूँ,
वो कंपेयर करती हूँ कि वो बच्चा जब हमारे पास आया था 7 साल पहला, हाँ 7-8 साल हो गए, 7-8 साल पहला। तो मुझे लगता ही ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਹੀ ਬੱਚਾ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੈਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? मैं बच्चों को मैंने जैसे देखा है कि पंजाब में स्पेशली गांव में ये चीज़ लोगों को सोचनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे में पोटेंशियल है तो एजुकेशन कैसे न कैसे करके उनको मतलब करवाएं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कराएं। जी। उसके बाद जो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए, जैसे ग्रेजुएशन के बाद ही जाते हैं जी, तो मेरा ये मानना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, BSc ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSc ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। जी, उसके बाद अगर वो रिसर्च के लिए बाहर जाते हैं तो वो ज़्यादा तैयार होते हैं, बहुत बढ़िया। तो और उनको खर्चा भी मिलने के चांसेस हैं काफ़ी वहाँ पे, तो बेटर है कि छोटी जॉब्स को लेके बाहर ना जाएं, थोड़ा अपने आप को और ग्रूम करें, थोड़ा और एजुकेटेड हो जाएं, तो मुझे लगता है कि वो बेटर पोस्ट पे, मगर सोच बदलनी पड़ेगी। जी, मेरा तो ये मानना है। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਗੇ ਤਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद रूबल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ CU पंजाब रेडियो 89.6 FM तरक्की दी आवाज़।